एक बार फिर से आप सभी साथियों को नमस्कार। और हमारा प्रदेश छत्तीसगढ़ अपनी 25वीं सालगिरह मना रहा है और हम लोग बहुत प्रसन्न हैं कि वास्तव में छत्तीसगढ़ प्रदेश जो है वो प्रगति के पथ पर आगे बढ़ रहा है और हम सब इसके लिए गौरवान्वित भी हैं। लेकिन समानांतर रूप से एक बेहद गंभीर विषय भी देखने को मिल रहा है और वो गंभीर विषय ये है कि हमारे इस 25वें वर्षगांठ में, छत्तीसगढ़ राज्य की 25वीं वर्षगांठ में हाल ही में स्वास्थ्य विभाग ने क्या कारनामा किया। कारनामा कहना ठीक नहीं है, ये व्यवस्था है वहां की। तो व्यवस्था ये हुई वहां के कि अभी कुछ समय पहले ही वहां से जो लूज मोशन की टैबलेट्स है उसके बैच को वापस बुलवाया गया। और इसके बाद मैं आज ही पेपर पढ़ रहा था, तो आज के ही पेपर में, समाचार में, पत्र में जो खबर आई है कि मेटफॉर्मिन, जो कि शुगर डायबिटीज के लिए जो ट्रीटमेंट के लिए दवा काम में लाई जाती है, उसके भी बैच को वापस बुलवाया गया है। तो राज्य स्थापना के 25वें वर्षगांठ में और हमारी सरकार के, भारतीय जनता पार्टी की सरकार के इस दूसरे वर्ष में हमारी ये उपलब्धि है कि हम 2047 के विजन में अभी तक ऐसी व्यवस्था बनाने में सफल नहीं हो पाए हैं जो कि हमारे आम नागरिक, हमारे गरीब जन के लिए, हमारे गांव के जो बेचारे हैं, हमारे जिला अस्पतालों के लिए, सीएससी के लिए, पीएससी के लिए, हम मूलभूत जो आधारभूत दवाएं हैं वो तक अच्छी क्वालिटी की नहीं भेज पा रहे हैं। ये हमारी उपलब्धि है 25 सालों की, प्रदेश की। क्योंकि दुर्भाग्य या सौभाग्य से 17 साल हमारी सरकार को हुए हैं, तो उसमें ये व्यवस्था हम बना पाए हैं आज तक, और ये हमारे लिए उपलब्धि का विषय है। और अब यदि हम इसकी बात करें तो आज का जो विषय है, मैंने पहले ही कहा था कि ये दुर्भाग्य रहा है कि हमारे एक पत्रकार साथी हैं, देवेंद्र गुप्ता, आप सभी परिचित हैं, जो कि स्वास्थ्य विभाग की इस अव्यवस्थाओं को लेकर निरंतर प्रश्न उठाते रहे हैं। और ये बात मैंने शुरू से कही है कि लोकतंत्र में प्रश्न उठाना बहुत जरूरी है, बेहद जरूरी है। सरकारों को जवाबदेह बनाने का एकमात्र तरीका है, क्योंकि यदि विष्णु का सुशासन है तो सुशासन मेरे कहने से सुशासन नहीं होगा। सुशासन तब होगा जब हम इस पर जवाब देना भी सीखेंगे, प्रश्नों पे जनता के। तो हमारे देवेंद्र भाई ने आवाज उठाई स्वास्थ्य विभाग के अव्यवस्थाओं की, और उसका परिणाम क्या आया कि स्वास्थ्य विभाग में श्याम बिहारी जायसवाल जी स्वास्थ्य मंत्री हैं छत्तीसगढ़ राज्य के। मैंने अभी कल ही उनकी बहुत तारीफ की थी, बहुत तारीफ की थी, व्यक्तिगत तौर पे फेसबुक पोस्ट पे है, आपने देखा भी होगा। और कल रात में ही मुझे उनके इस उपलब्धि के बारे में पता चला कि हमारे जो साथी हैं देवेंद्र भाई, देवेंद्र गुप्ता, उनके विरुद्ध वहां के स्थानीय जो चिरमिरी के, जो हमारे वहां के जिला महामंत्री हैं, मैं किसी पर, संगठन में किसी भी व्यक्ति या पदाधिकारी पर कोई बात नहीं करने जा रहा हूं, मैं सिर्फ व्यवस्था की बात करने जा रहा हूं, क्योंकि थोड़ा सा आहत हूं मैं इस पूरे प्रकरण से। शायद आपको मुझे देखकर ये लग भी रहा होगा। तो हुआ ये कि कल एक वो प्रेस कॉन्फ्रेंस लेते हैं संगठन के दो तीन पदाधिकारी, और वो ये कहते हैं कि साहब, पुलिस पे हमने एफआईआर की थी, पुलिस ने इस पे कोई कार्रवाई नहीं की है, तो अब हम इस प्रकरण को न्यायालय पर ले गए हैं और न्यायालय ने भी पुलिस को 15 दिन में अपनी जांच रिपोर्ट प्रस्तुत करने के लिए कहा है। अब मजेदार चीज क्या है कि भाई, किस लिए गए हैं ये न्यायालय? क्योंकि सब देवेंद्र गुप्ता जी, जो पत्रकार साथी हैं हमारे, उन्होंने स्वास्थ्य विभाग की इन्हीं सारी चीजों पर, क्या क्या हो रहा है, दवाओं का बैच वापस हो रहा है। अच्छा, जो मेडिकल टर्मिनोलॉजी से परिचित हैं उनको ये जानकारी होगी कि दवाओं का बैच का मतलब ये होता है कि पर्टिकुलर एक समय में दवाओं की जो पूरी मात्रा बनाई जाती है, मैन्युफैक्चर की जाती है, वो उसको बैच में डिफाइन किया जाता है। मान लीजिए एक समय में जो दवाएं बन रही है वो उस बैच की दवा कहलाती है, जिससे उसकी क्वालिटी जांची जा सके, उसको आइडेंटिफाई किया जा सके कि हाँ, ये इस समय इस बैच के अंतर्गत बनी थी। जैसे स्कूल का बैच होता है कि साहब 1997 के बैच में ये लोग थे, तो वैसे ही दवाओं का बैच है।
अब मुझे मजेदार चीज जो समझ में आती है कि जब दवाओं का बैच सरकार वापस लेने की बात करती है, सीजीएमएससी, और सरकार ये कहती है कि साहब इसमें भ्रष्टाचार नहीं हुआ है। मैं आप लोगों से ही एक प्रश्न पूछता हूं, हमारे जितने साथी अभी जुड़े हुए हैं, यदि एक बैच की दवा पूरी की पूरी खराब आती है, गुणवत्ता विहीन आती है, तो इसका मतलब क्या है? इसका मतलब यह है कि क्या इरादतन उस दवा को खराब क्वालिटी का बनाकर भेजा गया है। एक बहुत अच्छी सीरीज आई थी, वेब सीरीज पिल नाम से, मैं शायद भूल रहा हूं नेटफ्लिक्स में या हॉटस्टार में थी, वो आप लोग जरूर देखिए। छत्तीसगढ़ ने देश की पूरी व्यवस्था को समझा देगी, वही आज छत्तीसगढ़ में हो रहा है। तो पर्टिकुलर एक दवा का पूरा बैच खराब आता है, क्या ये अपने आप में ये प्रश्न को जन्म नहीं देता है कि सब छत्तीसगढ़ में इस दवा की यदि सप्लाई करना है, मान लीजिए मेटफॉर्मिन की करना है शुगर के लिए, तो इस दवा को इतना खराब बनाकर बेचा जाए जिससे हम रेट जो है उसको कॉम्पीट कर सके, देख सके, और साथ में ये दवा हमारी सप्लाई भी हो जाए। लेकिन इसका और तीसरा चीज, कमीशन भी चला जा सके, क्योंकि ये बिना कमीशन के तो ये खेल नहीं हो सकता है साहब। और अब इस दवा के जाने का असर क्या है, ये हम सबको बेहद गंभीरता के साथ समझना होगा। एक खराब क्वालिटी के बैच की यदि दवा जाती है तो उसको सीजीएमएससी या सरकार यदि वापस बुलवाती है, यहां तक तो बात ठीक है। लेकिन सरकार में स्वास्थ्य मंत्री जी को इस बात का जवाब देना चाहिए कि जब वो दवा सप्लाई हुई और जब वो वापस बुलवाई गई, क्या इसके बीच में जितने लोगों ने उस दवा का सेवन किया, क्या इन दवाओं के सेवन से किसी की मौत हुई? इस पे कोई इंक्वायरी बैठी? इन दवाओं के सेवन से क्या किसी की बॉडी पर कोई खराब इंपैक्ट आया है, उसकी कोई स्टडी हुई? कि सब आपने तो सप्लाई किया, कमीशन आया और दवा वापस बुलवा ली और आपका खेल खत्म हो गया। सब इस बीच के पीरियड में जिस व्यक्ति ने वो दवा खाई है, उसके साथ, उसके परिवार के साथ क्या हुआ, क्या इस पर कोई जांच रिपोर्ट भेजी? नहीं। मैंने आज तक नहीं सुना कि किसी भी बैच की जब दवा सप्लाई होती है और वो दवा वापस आती है तो उसके इंपैक्ट असेसमेंट को लेकर कोई भी रिपोर्ट आई हो सरकार की। क्यों? क्योंकि साहब बैठे तो सब दलाल हैं। क्षमा चाहता हूं, मैं बहुत हार्श नहीं होना चाह रहा हूं, क्योंकि मैं व्यवस्था की बात कर रहा हूं। तो श्याम बिहारी जायसवाल जी, यदि देवेंद्र गुप्ता पर स्थानीय स्तर से एफआईआर दर्ज होने और सारी चीजों पर बात आती है, तो अब इसमें 2 से 3 प्रश्न आते हैं। इसमें 2 से 3 प्रश्न क्या आते हैं कि पहली चीज, देवेंद्र गुप्ता ने जो सही प्रश्न उठाया है, क्या हम और हमारी सरकार उस सही प्रश्न का जवाब नहीं दे पाएंगे, देने में सक्षम नहीं है? क्या हम इस प्रश्न का जवाब देने में सक्षम नहीं है कि ये घटिया क्वालिटी की दवाइयां कैसे सप्लाई हो रही है? आज ही के समाचार पत्रों में है, एमएमयू का टेंडर है वो फाइनल नहीं हो पा रहा है। 108 एम्बुलेंस जो चल रही है उसका तो प्रकरण में व्यक्तिगत तौर पे जानता हूं। कोल ट्रांसपोर्टेशन वाली कंपनी, जिस कंपनी के ट्रक चलते थे, मां जय अंबे सर्विसेज जो है, जेईएस जो बनाया हुआ है, जय अंबे इमरजेंसी सर्विसेज, ये इसके ऑनर जो है वो कोल ट्रांसपोर्टेशन करते थे। ट्रकों का सर्टिफिकेट लगाकर इन्होंने एम्बुलेंस का काम उठाया है सरकार में। क्या हमारे स्वास्थ्य मंत्री जी को ये नहीं दिख रहा है? क्या हमारे स्वास्थ्य सचिव जी को ये नहीं दिख रहा है? एमएमयू की मैंने बात ही किया, इनके भी टेंडर में भारी घपले हो रहे हैं, घोटाले हो रहे हैं। रीएजेंट का मामला तो पुराना कहां पेंडिंग ठंडे बस्ते में है, वो तो सबको पता है। बेचारे मर छोटे कर्मचारी रहे हैं, छोटे कर्मचारियों पे कार्रवाई हो रही है और दुर्भाग्य से एक भी आईएएस इसमें दोषी नहीं है। ना सीजीएमएससी के चेयरमैन इसमें दोषी ठहराए गए, ना सीजीएमएससी के एमडी दोषी ठहराए गए। सिर्फ काम किया तो साहब बेचारे वो छोटे कर्मचारियों ने किया। उन्होंने सब टेंडर सेट कर लिए, उन्होंने पूरा अलॉटमेंट कर दिया, उन्होंने सब कमीशन खा लिया, सब कर लिया। बाकी ऊपर के जितने जिम्मेदार थे सब वो सिर्फ दर्शक थे, उनकी कोई भूमिका नहीं थी इस पूरे प्रकरण में। तो स्वास्थ्य मंत्री जी, आपको, मुझे लगता है, देवेंद्र गुप्ता पर एफआईआर या वैधानिक कार्रवाई करने से बेहतर आपके पास विकल्प ये है कि आप आए और जितने, चलिए मैं बोलता हूं देवेंद्र वर्मा, मान लेते हैं हम लोग कि देवेंद्र गुप्ता, सॉरी मैं नाम में कंफ्यूज हुआ, देवेंद्र गुप्ता मान लीजिए, चलिए कोई स्पॉन्सर्ड होंगे तथाकथित रूप से, आप लोगों की बात माने तो। हालांकि मैं इंटीग्रिटी पे
कोई शक नहीं कर रहा हूं, देवेंद्र गुप्ता मेरे बड़े अच्छे मित्र भी हैं। तो उनकी सत्यनिष्ठा पे, उनके मुद्दे के साथ जुड़ाव पर मेरा पूर्ण समर्थन है और मैं उनके साथ हूं। यदि आप लोगों की बात मान लें कि भाई कोई प्रायोजक है, तो साहब ये बताइए, जनसंपर्क का जो मीडिया है, जो इतने लाखों करोड़ों रुपए के विज्ञापन ले रहा है, वो रोज आपके विभाग की खबरें कैसे प्रकाशित कर रहा है कि साहब ये घटिया दवाई सप्लाई हुई, ये टेंडर में ऐसे हुआ। रोज आपकी उपलब्धियों का बखान समाचार, पूरे प्रदेश के समाचार पत्रों में प्रमुखता से आ रहा है। क्या ये चीजें झूठ बोल रही है? देवेंद्र गुप्ता झूठ बोल रहे हैं, चलिए, क्या ये बातें भी झूठ बोल रही है? प्रतीक पांडे आपसे 1000 सवाल पूछ चुका है। एनएचएम की हड़ताल का आप लोगों ने क्या किया? कहीं कुछ नहीं है। तो आप लोग जब व्यवस्था नहीं बना पा रहे हैं, तो आप अपनी कमजोरी किसी एक व्यक्ति की गिरफ्तारी से कैसे छुपा सकते हैं? कर लीजिए आप देवेंद्र गुप्ता को गिरफ्तार। आपको क्या लगता है मामला खत्म हो जाएगा? कैबिनेट रिशफल हो रहा है साहब। कैबिनेट रिशफल में यदि आपका मंत्री पद गया तो इन्हीं सारी चीजों के कारण जाएगा। मैंने कहा चौथा नाम आपका है। सिर्फ 3 नाम रिटेन हो रहे हैं, 3 नाम बचेंगे, चौथा नाम आपका है। लेकिन यदि आप इसी तरह से चलते रहे तो ये सारी रिपोर्ट तो दिल्ली जा रही है, आपका मंत्रालय भी छिन जाएगा और आखिरी में क्या बचेंगे? आप विधायक, और उसके बाद हम लोग जांच करवा लेंगे फिर सीजीएमएससी की और सारे दवा खरीदियों की। तो मेरा कहना है, नकारात्मक यदि कोई जिम्मेदारी मिली है जनता की, तो उस पद को जिम्मेदारी के साथ रचनात्मक रूप से सकारात्मक तौर पे आगे बढ़ा जाए। ना कि किसी एक व्यक्ति ने यदि सही प्रश्न उठाया है तो उस व्यक्ति को यह कहते हुए कि तुम अकेले ये प्रश्न उठा रहे हो, उसकी आवाज को सरकार के तानाशाही रवैये से दबा दिया जाए। लोकतंत्र है साहब, आप दबा भी नहीं सकते। मेरी तो कल बात हो रही थी देवेंद्र भाई से, तो मैं कह रहा था कि जाने दीजिए, सरकार यदि गिरफ्तारी कर रही, जाने दीजिए। होगा क्या कि साहब गिरफ्तारी कर लिए, जेल भी थी, जिस दिन कोर्ट में ये मामला जाएगा, श्याम बिहारी जी मैं आपसे पूछ रहा हूं, क्या आप एक भी प्रश्न का जवाब देने की स्थिति में होंगे जब न्यायालय माननीय जज जो है, न्यायाधीश आपसे यह पूछेंगे कि साहब ये घटिया दवाई सप्लाई कैसे हुई थी, इसको वापस क्यों लेना पड़ा था, क्या कोई कमीशन लेकर किया गया था? सरकार इन सारी बातों का नाम जवाब आप दे पाएंगे? छत्तीसगढ़ का नाम, अच्छा, एक कमेंट आ रहा है, छत्तीसगढ़ का नाम के साथ भ्रष्ट जोड़ देना चाहिए। हमारे साथी लिख रहे हैं, वो अभी व्यवस्था चल रही है, हम सब परिचित हैं। तो क्या श्याम बिहारी जी, आप या आपका विभाग या आपके एडवोकेट्स क्या इन बातों का जवाब न्यायालय में दे पाएंगे? तो मेरा आपको एक ही सुझाव है कि आप ऐसी कोई भी हरकत मत करिए जिससे सरकार की छीछालेदर हो, क्योंकि ऑलरेडी बहुत हो चुकी है 2 साल में। अब आते हैं दूसरी बात पे। दूसरी बात पर यह कि देवेंद्र गुप्ता के प्रकरण में स्थानीय भारतीय जनता पार्टी के पदाधिकारियों ने अपने पद का औपचारिक रूप से घोषणा करते हुए वो प्रेस कॉन्फ्रेंस ली है कि साहब, और उसमें आरोप यह लगाया गया है कि देवेंद्र गुप्ता ने स्वास्थ्य मंत्री जी की छवि खराब की है। तो अब इसमें मेरे 2-3 प्रश्न आते हैं सामने कि साहब, यदि भारतीय जनता पार्टी के पदाधिकारियों ने इस प्रेस कॉन्फ्रेंस को लिया है, तो इसमें सबसे पहली भूमिका जो बन रही थी वो सरकार की बन रही है, क्योंकि देवेंद्र गुप्ता ने जो आरोप लगाए हैं वो स्वास्थ्य मंत्री जी पर लगाए हैं, सरकार पर है वो। तो इसके लिए प्रेस कॉन्फ्रेंस स्थानीय पदाधिकारियों ने कैसे ले ली संगठन के? क्या भारतीय जनता पार्टी, हमारे जो प्रदेश प्रवक्ताओं की टीम है, उनमें से किसी ने भी जब स्टेटमेंट कोई भी नहीं दिया, तो स्थानीय स्तर से एक प्रदेश स्तर की समस्या के लिए इतना बड़ा स्टेटमेंट आ जाना, क्या अपने आप में हमारे संगठन की अनुशासनहीनता या व्यवस्था की बात नहीं कर रहा है? क्या इस प्रेस कॉन्फ्रेंस को करने के पहले स्थानीय पदाधिकारियों ने प्रदेश अध्यक्ष जी की या संगठन महामंत्री जी की, पवन साय भाई साहब की अनुमति ली थी या उनको विश्वास में लिया था? यदि नहीं लिया था, तब तो ये घोर अनुशासनहीनता का मामला है। और यदि विश्वास में लिया था, तो फिर क्या यह माना जाए कि भारतीय जनता पार्टी का संगठन स्वास्थ्य विभाग के भ्रष्टाचारों को बचाने में इन अपराधियों के साथ पीछे खड़ा हुआ है? क्या स्वास्थ्य विभाग में जो भ्रष्टाचार हो रहा है उसको बचाने में भारतीय जनता पार्टी का संगठन बहुत मजबूती से पीछे खड़ा है? और संगठन नहीं, मुझे पता है संगठन के प्रतिबद्ध कार्यकर्ता तो शांत बैठे हैं, जो 2-4
स्वार्थ आधारित लोग बैठे हैं भारतीय जनता पार्टी में, क्या वो स्वास्थ्य विभाग के इस भ्रष्टाचार को बचाने के लिए स्थानीय पदाधिकारियों को संरक्षण दे रहे हैं? क्योंकि जो जानकारी मिल रही है कि पहले जब देवेंद्र गुप्ता के केस पे बात हुई थी तो एसपी और टीआई ने कोई कार्रवाई नहीं की, तो उनका ट्रांसफर करवा दिया गया, वहां से नए एसपी टीआई को लाया गया। इसके साथ ही जिस पदाधिकारी ने, जो पहले मंडल अध्यक्ष थे, उनको प्रमोशन करके तत्काल महामंत्री बना दिया गया जिले में। क्या ये सब व्यवस्था भारतीय जनता पार्टी की व्यवस्था कभी नहीं रही, कभी नहीं रही। हमारे यहां ये व्यवस्था कभी नहीं रही। हमारे यहां एक अनुशासन था, जवाबदेही थी। और आज तो ऐसा हो रहा है, व्यक्तिवाद इतना तगड़ा हावी हो गया है हमारे संगठन में कि हम भ्रष्टाचार को बचाने के लिए अपनी पूरी फौज के साथ सामने आ जाते हैं। मुझे लगता है ये एक बहुत बड़ा प्रश्न है और इसमें सीधे तौर पे प्रदेश अध्यक्ष किरण सिंहदेव जी को जिम्मेदारी लेनी चाहिए और इस पर सामने आकर हमारी पार्टी का पक्ष प्रस्तुत करना चाहिए। इसमें सीधे तौर पे प्रदेश अध्यक्ष जी की जिम्मेदारी बनती है और उनको आना ही चाहिए और आना ही पड़ेगा। नहीं तो ये बहुत बहुत ही बुरा संदेश जाने वाला है कि भारतीय जनता पार्टी स्वास्थ्य विभाग के भ्रष्टाचार को पूरी तरह से संरक्षण दे रही है और ये हमारे लिए एक बहुत बड़ा दाग होने वाला है। तो इसीलिए जो पूरा रायता फैला है ना, अब इसको साफ करने की जिम्मेदारी हमारे संगठन के माननीय पदाधिकारियों पर है। और जहां तक अगली बात है, तो आज की बात चूंकि मेरी बहुत लंबी नहीं होने वाली है, ये एक और कमेंट आ रहा है कि एनएचएम को सैलरी देने के लिए फंड नहीं है, अक्टूबर की सैलरी। देखिए, मैं मुकेश जी आपको एक बात बताना चाहूंगा, मेरी फाइनेंस डिपार्टमेंट में भी बात हुई थी एनएचएम को लेकर। फाइनेंस डिपार्टमेंट सैलरी के कहीं भी पैसे नहीं रोक रहा है, ये मैंने पहले भी कहा है। जो भी गड़बड़ी हो रही है वो एनएचएम के लेवल पे हो रही है, प्रियंका शुक्ला जी के स्तर से हो रही है। और मैं आप लोग को सूचित कर दूं कि जितने लोगों पर मैं डे वन से आरोप लगाते रहा हूं, आप लोग भले बोलेंगे, मेरे से बहुत सारे लोग ये पूछ रहे थे कि यार प्रतीक जी, कोई रिजल्ट तो आ नहीं रहा है, आपकी बात क्यों माने, क्या माने। तो मैं आप सबको ये बताना चाहता हूं आज कि रिजल्ट आ रहा है। आप मेरी इस बात का भरोसा रखिए। जैसे ही ये रिशफल हो रहा है, इस पूरे कैबिनेट रिशफल में हमारे काम का प्रभाव दिखेगा। इस रिशफल के बाद संगठन के फेरबदल में हमारे काम का प्रभाव दिखेगा और इस रिशफल के बाद जो सीएम हाउस की सफाई होगी उसमें भी हमारी बातों का प्रभाव मजबूती से दिखेगा। और मैं आप लोगों को बता दूं कि बहुत जल्द शायद प्रियंका शुक्ला जी की भी विदाई हो रही है, वो डेपुटेशन में सेंट्रल जा रही हैं। तो एनएचएम की जो सैलरीज रुकी हुई है, तो ये सारी अव्यवस्थाओं के पीछे जितने अधिकारी जिम्मेदार हैं, इन सब की विदाई हम करवा के रहेंगे। मैंने पहले ही कहा है, भ्रष्टाचारी अधिकारियों के लिए नर्क बनेगा छत्तीसगढ़, नर्क। इनको कोई नहीं बचा पाएगा, चाहे किसी भी स्तर के अधिकारी हों। तमाशा बना लिया है इन लोगों ने। मैं फिर आवेशित हो जाऊंगा, मैं आज बहुत शांत दिमाग से बात करना चाहता हूं। तो श्याम बिहारी जायसवाल जी, इस प्रकरण में आपकी दो तीन तरीके से भूमिका अब निर्धारित होनी है। पहली चीज कि देवेंद्र गुप्ता के नहीं, आम जनता के प्रश्नों का जवाब दिया जाए कि आज 2 साल में भी सीजीएमएससी अपने टेंडर्स को व्यवस्थित रूप क्यों नहीं दे पाया है। सीजीएमएससी में जो टेंडर्स अलॉट हो रहे हैं उनकी गुणवत्ता क्यों खराब हो रही है। तीसरी बातें, इस तरह की दवाइयों को, बैच को वापस मंगवाने की आवश्यकता क्यों पड़ रही है। क्या अकाउंटेबिलिटी का आपके यहां कोई मैकेनिज्म नहीं है? और यदि अकाउंटेबिलिटी का ये मैकेनिज्म नहीं है तो क्या हम ये माने सड़क खराब होना, कार्यालयों में रिश्वत लेना, ये तमाम अलग अलग प्रकरण हैं। लेकिन घटिया दवाई सप्लाई होना अपने आप में बेहद और बेहद हीनियस क्राइम है, हीनियस क्राइम। जैसे हिंदी में कहते हैं जघन्य अपराध है, जघन्य अपराध। घटिया दवाई की सप्लाई करने का मतलब यह है कि इरादतन और जानबूझकर एक बीमार व्यक्ति को जहर देकर मारना। बेहद गंभीर आरोप लग रहा है श्याम बिहारी जी आप पर, बेहद गंभीर आरोप इस पूरी सीजीएमएससी में लग रहा है। सीजीएमएससी चेयरमैन पे, सीजीएमएससी एमडी पर, अभी तक जो भी रहे हैं, जितने भी इन सप्लाईज में, ये इतना जघन्य अपराध है। चाकू मारना अलग है, उसमें आइडेंटिफाइड है कि हाँ इसी व्यक्ति को मारा जा रहा है।
लेकिन जब आप घटिया दवाई सप्लाई भेजते हैं तो एक आदमी रैपर खोलता है और उस टैबलेट को एक बहुत विश्वास से निकालता है, और जब पेट के अंदर डालता है तो वो ये सोचता है कि इससे मेरी तबीयत ठीक होने वाली है। लेकिन ये घटिया सैंपल्स उस आदमी की तबीयत ठीक नहीं करते हैं, उस आदमी को मौत के घाट उतारने का काम करते हैं। अभी तो शायद आप लोगों ने सोचा नहीं होगा, ये तो सिर्फ खरीदी बिक्री मान लिया आप लोगों ने स्वास्थ्य विभाग में, लेकिन स्वास्थ्य विभाग में घटिया दवाओं की खरीदी का मतलब जघन्य अपराध है, और ये एक तरह से आम आदमी को मौत के घाट उतारने की साजिश में इसको निरूपित किया जाना चाहिए। ये सिर्फ खरीदी, टेंडर खरीदी बिक्री का खेल नहीं है। तो इसीलिए श्याम बिहारी जी, आप सामने आइए, बयान दीजिए कि देवेंद्र गुप्ता के सवालों पर जवाब क्यों नहीं। ये डराने की राजनीति कब तक होगी? आज जब हम मुहाने पर खड़े हैं, 2 साल हो गए, हमारी व्यवस्था ठीक नहीं हो रही, अगले 2 साल बाद चुनाव का सीजन आ जाएगा। प्रशांत किशोर आप एकदम तय मानिए, बिहार के बाद बंगाल छत्तीसगढ़ में भी आएंगे, आप मत सोचिए कि यहां नहीं आएंगे। और उस समय आप जैसे नेताओं के माध्यम से हम लोग बेबस रहेंगे, और भारतीय जनता पार्टी की सरकार आप ही जैसे लोगों के कारण जाएगी। आप लोग धन बल सब रख लेंगे, लेकिन आप लोग नैतिक आधार खो देंगे सरकार चलाने का। तो इसीलिए मेरा बहुत सीधा सा मामला है कि यदि देवेंद्र गुप्ता को टच भी किया जाता है तो इसका मतलब मैं नहीं बल्कि पूरा प्रदेश, और मैं देवेंद्र गुप्ता के साहस को सलाम करता हूं कि पत्रकारिता जगत में आज भी ऐसे पत्रकार बचे हैं जो कि जनसंपर्क से दूरियां बनाए हुए हैं। जनसंपर्क मतलब, समझ रहे हैं जनसंपर्क की छवि क्या हो चुकी है। मैं तो कभी पोजीशन में आऊं तो जनसंपर्क जैसा विभाग बंद करवा दूं, आवश्यकता ही नहीं है। तो श्याम बिहारी जी, आइए और जवाब दीजिए देवेंद्र गुप्ता के प्रश्नों का नहीं, आम जनता के प्रश्नों का जो रोज अखबार में आ रहे हैं। और यदि आप जवाब नहीं दे पा रहे हैं, और प्रदेश अध्यक्ष जी आप सामने आइए और जवाब दीजिए। यदि श्याम बिहारी जी आप जवाब नहीं देते हैं तो हम मान लेंगे, एकदम स्थापित सिद्धांत हो जाएगा कि साहब मंत्री जी के संरक्षण में ये सब हो रहा है। और प्रदेश अध्यक्ष जी, यदि आपने जो चिरमिरी की प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई है उसका खंडन नहीं दिया, तो हम ये मानते हैं आम जनता के बीच एकदम क्लियर संदेश जाएगा कि स्वास्थ्य विभाग के भ्रष्टाचार को बचाने में भारतीय जनता पार्टी के संगठन के महत्वपूर्ण पदाधिकारियों का परोक्ष समर्थन है। तो आज की बात इतना ही। सीजीएमएससी में जो भी घृणित और हीनियस क्राइम चल रहा है, इसको तत्काल बंद होना चाहिए और इसके जिम्मेदार लोगों को जेल के पीछे होना चाहिए। बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार।